कुछ चीज़ें कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन सी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लेंदी क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है और कुछ शॉर्ट नोट्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें बहुत मटेरियल नहीं मिलता है। जैसे आपको हम बता दें, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, अगर अपने पूर्व में किए गए संस्वीकृति से हम पलट करके दोबारा संस्वीकृति करें, उसके उल्टे संस्कृति कुछ करें, तथ्यों को पलट दें, तो इसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलता है। एक दो केस हमने आपको बताया था जी। कहने का हमारे सिर्फ अर्थ इतना है कि कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं, ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसमें लेंदी क्वेश्चन भी बन सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ में सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनते हैं। इसके अलावा रिट्रैक्टेड कन्फेशन के अलावा जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोक दस्तावेज में भी बहुत अधिक आपको मटेरियल नहीं मिल पाता है, इसलिए उस पर भी शॉर्ट नोट्स आते हैं। शॉर्ट नोट्स किसी भी चीज़ पे आ सकता है। अभी जो हम लोग थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं, ये लेंदी क्वेश्चंस के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री में प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस कब दी जा सकती है, ये सारी चीज़ें थोड़ी विस्तार से पढ़ी। आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मिलता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलते हैं, सवाल अपने हिसाब से नए नए, जैसे कल हम लोगों ने एक बात की कि अगर कार्बन कॉपी है, नाम की कॉपी है, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, इस पर कंफ्यूजन्स बहुत थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। और अगर आप तार्किक रूप से स्वयं सोचें, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट्स डिसाइड करें तभी हमारा दिमाग जाए, तार्किक रूप से खुद सोचें कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, ये तो लिखे हुए हैं, और सेकेंडरी और प्राइमरी के अलावा तीसरा होता नहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये क्या है, केस लॉ के मतलब सहायता से हम लोग समझे कि ये प्राइमरी की तरह ट्रीट होते हैं। अगर कार्बन लगा के लिखा गया है एक ही व्यक्ति के द्वारा, और यदि उस पर दोनों पक्षकारों के साइन होने की जरूरत है और साइन हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको प्राइमरी एविडेंस के रूप में, प्राथमिक साक्ष्य के रूप में उसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ को समझने के लिए कुछ बातें पहले हम लोग जनरल सुन लें, फिर पढ़ें। दो वर्ड है इसमें, बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस प्रोबेंडाई बोलते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सबूत का भार हमेशा फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता, नेवर शिफ्ट्स। ओनस प्रोबेंडाई एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर शिफ्ट होता रहता है। जैसे कि हम आपको बता दें, बर्डन ऑफ प्रूफ एक हुआ। जनरल ये होता है, आपने एफआईआर किया किसी भी अपराध का, ABCD ने मेरे घर में घुस करके हमें, हमारे पिता को मारपीट की और घर से एक लैपटॉप लेके चले गए। यदि ऐसा एफआईआर आपने किया, एफआईआर कर दिया, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, अनुसंधान हुआ, अनुसंधान के बाद में आरोप पत्र का समर्पण हुआ, आरोप पत्र के पश्चात उस पर मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद में परीक्षण शुरू किया गया, ट्रायल शुरू किया गया, जिस भी किस्म का ट्रायल हुआ, ट्रायल शुरू किया। ट्रायल की शुरुआत आपको, जब हम लोग ट्रायल पढ़ेंगे या पढ़ाए हैं दोनों मैटर में, आप दिमाग में बैठा के चलें कि ट्रायल की शुरुआत फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोप के गठन से शुरू होती है, या आरोप के सारांश सुनाए जाने से शुरू होती है, जैसा केस हो। सारांश सम्मन्स ट्रायल में होता है, बाकी सभी में गठन किया जाता है, फ्रेम किया जाता है चार्जेस को। अगर चार्जेस का फ्रेमिंग हुआ है
तो चार्ज फ्रेम में एक चीज कही जाती है कि आपके ऊपर ये आरोप का विचरण किया गया है, आपको क्या कहना है। जैसे एक चार्ज है, उसमें आपके ऊपर आरोप है कि दिनांक 10 जनवरी 2023 को आप अन्य BCD, आप माने ए हैं, BCDE के साथ मिलकर के आप नाजायज मजमा बनाए, ठीक है, जो कि धारा, पुरानी धारा ले लो 147 भादवी के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के विचारण के क्षेत्राधिकार में है। ठीक है, उसको आपको हिंदी में पढ़ के सुना दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने ऐसा किया है, तो आप कहते हैं कि या तो आप कहेंगे कि हमने किया है, तो कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं किया, ये गलत है, तो उसका ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल में होता है कि आप पर आरोप जिसने लगाया है, सूचक या सूचिका के मार्फत अभियोजन सरकार ने आप पे लगाया, अगर स्टेट केस है तो ये चीज सरकार को साबित करनी पड़ेगी अगर आपने डिनाई कर दिया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन, ये जनरल बात है। एक एक्सेप्शन भी है डाउरी डेथ में, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ फिक्स है, कौन करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया, आप इनके घर में घुस 4-5 सेक्शंस में आरोप लगा दिया, आपने डिफेंस में ये कहा कि साहब हम इनके घर में घुस के कैसे मारपीट कर सकते हैं, उस तारीख को हम कैलकाटा की जेल में बंद थे, लखनऊ में हम कैसे घटना कर सकते हैं। अब बर्डन तो अभी भी फिक्स है प्रोसिक्यूशन पे, लेकिन अब ये ओनस शिफ्ट हो गया। अगर आपने ये कहा कि हमने एलिबाई लिया है, एलिबाई किस सेक्शन में था, अन्यत्र उपस्थिति, हम लोग इसी में पढ़े हैं। अभी 2 घटाओ, 2 घटाए नहीं इसमें, अभी का भी 9 है, अभी का 9 है सर, पुराने के 11 है, पुराने के 11 है, नॉट रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, अभी भी 9 में, अभी भी नहीं, अभी ही लाइन 9 में है, 11 में था। हमने कहा 2 घटाओ, तो हम ये टेस्ट कर रहे थे तुम लोग कहाँ तक घटा देते हो। ही पहले 11 में था ये। तो एलिबाई का आपने प्ली लिया, तो कानून कहता है कि ये चीज आप साबित करिए। तो इट इज ओनस विच शिफ्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। पहले बात तो ये दिमाग बैठा लेना है, सबूत का भार आज भी उन्हीं पर है, अभियोजन पर ही, लेकिन ओनस इधर का उधर होता है। आपने कहा हम कलकत्ता की जेल में थे, और आपने कलकत्ता, उदाहरण फिक्स जानबूझ के देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे, आपने कलकत्ता के में अपना एक सर्टिफिकेट लाके जेल से दे दिया कि साहब इस तारीख से इस तारीख तक हम जेल में बंद थे, ओनस आप पे था, आपने दे दिया। अपोजिट पार्टी ने आपके कहा कि नहीं साहब ठीक है ये जेल में बंद थे, लेकिन 10 जनवरी की रात, घटना की रात कि एक दिन पहले वहां जेल ब्रेकिंग हुई थी, कुछ कैदियों को छुड़ाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने, टेररिस्ट ने जेल पर अटैक किया था और 150 कैदी छुड़ा के ले गए थे। उसमें से कुछ भाग गए थे, एंड ही इज वन ऑफ देम, जो भागा था उनमें से ये एक है। ये बात फिर अभियोजन ने कही, और इसके संदर्भ में ला करके एक प्रमाण पत्र इन्होंने दे दिया कि साहब जेल ब्रेकिंग हुई थी और उसमें कुछ लोग फरार हो गए थे, कुछ तो को तो छुड़ा के ले गए टेररिस्ट, और कुछ लोग इस यहाँ से गायब हो गए थे, जो कि 4 दिन बाद अपने आप से, चाहे पुलिस पकड़ के लाई, जैसे तैसे फिर लिए, और ये जो भागे हुए थे उनमें से एक ये थे। तो ये ओनस इधर का उधर हो रहा है, हम उदाहरण के लिए सिर्फ बता रहे हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ फिक्स था, फिक्स है और फिक्स रहेगा, दोनों में बेसिक यही अंतर है।
और कोई अंतर नहीं है। ओनस प्रोबेंडाई इसका पूरा नाम है। क्लियर बात हो गई? एक चीज और जान लो तब शुरू करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ में सबूत के भार में 5 रूल हैं। आज जो बड़ी जम्भाइया बता। आज तो सर मेरे साथ बहुत कोइंसिडेंट हो गई। क्या चीज? कोई इंसिडेंट? इंसिडेंट नहीं, कोइंसिडेंट सर। हम बैठे थे मेट्रो में, हमें उतरना तो विश्वविद्यालय हम जाके टेढ़ी पुलिया तक पहुंच गया सर। कौन पुलिया? सर वो जो लास्ट वाला होता है एकदम, अरे जो मुंशी पुलिया था। और उसके एक पहले स्टेशन पे जब मुझे अचानक नींद, इंदिरा नगर पे फिर उतर के वहां से फिर ऑटो लेके तब यहाँ के दोबारा मुंशी पुलिया चले गए थे? उधर पहुंच गया था। जब तक निकलने का प्रयास किया मेट्रो खुला, इसके पहले सो गए थे क्या? बादशाह नगर पे, तो तब तक पता लगता बंद हो गया। हाँ, नींद में थे, पूरे नींद में हो गए थे। बल्कि हमको एक वो सीआरपीएफ वाला उठा के गया वहाँ सचिवालय के पास, कह रहा हमने उसको बोला था। तो बोलता भी होगा ना इसमें, जैसे दिल्ली में तो मेट्रो बताते ना अगला स्टेशन ये है। यहाँ भी बोलता है, लेकिन हम यहाँ की मेट्रो कभी बैठे नहीं आज। नहीं बोलता है सर कि अगला नेक्स्ट स्टेशन है। मेरा भी हुआ अभी तक। नहीं, संजोग था ऐसे। नहीं सर, बोलता है कि अगला स्टेशन। नहीं बोलता तो हो ही, तो दिल्ली में यूज किए हैं खाली। तो नोएडा तक हो गया कि नहीं अभी मेट्रो? नोएडा तो पहले से हुआ है सर। पता नहीं। नोएडा दिल्ली हमेशा से था। गुड़गांव जोड़ा है। कुछ हद तक है, उसके बाद नहीं है। गुड़गांव में अरे हुड्डा सिटी से हम जब रहते तब हुड्डा सिटी से स्टार्ट था, सेक्टर द्वारका और सेक्टर 21 तक तो पहले ही जाती थी। हमको यार ज्यादा नहीं, एक आध बार राजीव चौक और ये सब में गए हुए हैं। हाँ दिल्ली में ही है। नहीं हमको वहीं एनडीएलएस जाना था। कहाँ जाना था? कनॉट प्लेस है ना राजीव चौक। गुड़गांव से बैठते थे हुड्डा सिटी सेंटर से। मुझे याद है सेक्टर 21 द्वारका वगैरह पूरा हो जाती थी नोएडा तक, पूरा ओल्ड नोएडा तक पूरा। नोएडा बहुत पहले जब स्टार्ट किया तभी ओल्ड नोएडा तक पूरी। ग्रेटर नहीं, तो कोई कह रहा मेरठ तक जाएगी। हाँ और क्या, हम लोग जन्म तो भी हम निश्चित रूप से। लेकिन लखनऊ का कुछ तेजी से बना कंपैरेटिवली। अखिलेश थे जल्दी से फीता काटने के चक्कर में। फीता तो इन्होंने काटा, वो काट भी नहीं पाए। वो नहीं काट पाएंगे ना, किस्मत भी तो थी। अखिलेश के समर्थक कौन? आप लोग? एकदम नहीं ना, हम लोग किसी के नहीं। तो उनके पार्लियामेंट, उनके असेंबली के डिबेट्स भी इतने अजीब लगते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। हमें एक चीज से बड़ी चिढ़ हुई थी आज, थोड़ा सा इसको पहले आप करने। Which he asserted must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. On that person. Illustration भी पढ़ो। हाँ पढ़िए। Illustration A desires a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime. B. A desires a court to give judgment that he is entitled हकदार है entitled to certain land in the possessions of B by reasons of fact which he asserts and which we denies to the true. A must prove the existence of those facts. देखिए ये कह रहा है, इसको आप हिंदी में लिख लीजिए और आप इंग्लिश में लिख लीजिए। जो कहे वो साबित करे, यही रूल है। पहला रूल क्या है? जो कहे वो साबित करे। सबूत का भार तो उसी पे है, जो कहे वो साबित करे। सबूत का भार तो चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं। पहला रूल है जो कहे वो साबित करे। He who assert must prove. He who assert, must prove. इसको पूरी बात का सारांश इसी में है। 104 है। जैसे पहले था वैसा ही है ये। जो इलस्ट्रेशंस थे वैसे ही है ये। 101 एज इट इज। नहीं अभी नहीं, इसको समझ लीजिए।
अगर आप ये कहते हैं कि बी ने ये अपराध किया है, तो ये आपने कहा है कि उन्होंने अपराध किया है, साबित आपको करना पड़ेगा। बर्डन यानी सबूत का भार आप पे होगा। ये देखो बेसिक लॉ है और यही अल्टीमेट लॉ है। जनरल की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन है इसके। इसीलिए कल जो आपने एक सवाल पूछा था कि क्या हम ये कह सकते हैं, तो हमने कहा कि इनोसेंस, कोई आदमी निर्दोष है, ये न्यायालय मान के चलती है। आपने जितने जितने उस पे आरोप लगाए, क्योंकि कोर्ट का काम आरोप लगाना नहीं, आरोप को बताना होता है, ध्यान दीजिएगा। आपके इन्वेस्टिगेशन के आधार पे हमने जो संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद में जो आरोप लगाए, चार्जेस फ्रेम किए या इशू फ्रेम किया सिविल में, वो सारे के सारे हमने आपके बिहाफ पे बताया है। अभियोजन का ये कहना है कि 10 जनवरी की रात में 9 बजे आप अन्य लोगों के साथ मिलकर के रामदीन के घर में घुस के उसे मारपीट की और उसका लैपटॉप लेके चले गए। ये कथन मेरा नहीं है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट बात वो आपसे नहीं करेगा, थ्रू करेगा। तो चार्ज का ये अर्थ होता है। अगर क्या आपने ऐसा किया है, आपकी बात सुनेंगे, आपने कहा नहीं किया है, तो हम उसको लिखेंगे कि आपका ट्रायल, तब आप साबित करें। यही ट्रायल होता है। तो जो कहे वो साबित करे, ये पहला है। और जितने आएंगे आपको घुमा घुमा के पांचों रूल एक ही बात कहेंगे, चाहे देख लीजिएगा, यही आएगा। दूसरा आता है इसमें, ही हु फेल्स टेस्ट, वो अगला पढ़ेंगे। इसमें पहला उदाहरण तो यही आया इलस्ट्रेशन कि अगर आपने चाहा कि इन्होंने कोई क्राइम किया और इनको सजा दी जाए, इसमें इलस्ट्रेशन क्या कह रहा, बी डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट, ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी punished for a crime which A says B has committed। वो चाहता है, आप चाहते हैं कि इनको एक अपराध इन्होंने किया है, इनको सजा दी जाए, ठीक है। तो ये बर्डन आप पर है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्रिमिनल केस में, यहाँ दोनों उदाहरण दीजिए, क्रिमिनल और सिविल का। क्रिमिनल केस में चार्जेस बनते हैं, चार्जेस को साबित करने का भार दो लोगों पे होता है, या तो प्रोसिक्यूशन माने स्टेट हो, या वो कंप्लेंट केस हो तो कंप्लेनेंट। सिविल में आगे बढ़ता है प्लेंटिफ, वादी लगाता है कि ये मेरे फेवर में ये डिक्लेयर कर दी जाए जमीन, तो जिसने कहा है जो उसको साबित करना होगा, ठीक है। और ये शिफ्ट होता रहता है। सर उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अथराइज होंगे वो देंगे ना सर? हाँ भाई, स्टेट गवर्नमेंट हम कह रहे हैं उसके बिहाफ पे, चाहे एपीओ दे, चाहे डीजीसी दे, चाहे जिस लेवल का दे, लेकिन वो राज्य सरकार के बिहाफ पे काम करते हैं। और डिफेंस के बिहाफ पे जो वकील वो रखें या वो स्वयं करे अपना काम, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है, ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट he is entitled to certain land in the possession of B by reason of facts which he asserts and B denies to be true. A must prove the existence of those facts. ये कह रहा है कि B के पास में कब्जे में जो जमीनें हैं उसमें से कुछ मेरी है, कुछ के हकदार हम हैं। एंटाइटलमेंट का मतलब हकदार हैं, मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, सिविल का है। और आधार मेरा प्राप्त करने का ये है। जैसे इनके पास 10 बीघे जमीन है, ठीक है, एंसेस्ट्रल इनके पास में 10 बीघा जमीन है, और इनके फादर से आपने उसमें से 2 बीघा बैनामा करा लिया था पहले उनके जीवन काल में, और ये आपको 2 बीघा अब नहीं दे रहे हैं। फादर अब नहीं रहे, पोजीशन इन्हीं के पास है, इन्होंने देने से विवाद कर दिया और आपने केस किया कि ये 2 बीघा मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको खरीदा हुआ है।
तो आपने खरीदा है और आपको मिलना चाहिए, तो आपने खरीदा है या उन्होंने गिफ्ट किया है या उन्होंने विल किया है, किस आधार पे आप क्लेम कर रहे हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा। अपना टाइटल, अपना एंटाइटलमेंट, अपना हकदारी आपको साबित करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात हो गई। On whom burden of proof lie? है ऑन होम क्या? 105 मतलब सबूत का भार किस पर होता है? वो रूल है, 5 रूल मिलेंगे पहले। पढ़े सर? पढ़ ला। वही सो रही है, अभी नींद आ रही है। कहाँ है भाई, ऐसा क्यों रोज? पता नहीं सर, हमें खुद ही नहीं समझ आता। अरे तो थोड़ा सा हमारा भी सही रहेगा, इंग्लिश थोड़ी बेटर होती जाएगी। हम रीडिंग इसलिए करना चाह रहे हैं। नहीं, रीडिंग आप करिए, लेकिन नींद क्यों आ रही, सवाल है सर। वैसे भी खुद भी नहीं जानते रोज। बता तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वहां पे चला गया सर। बताओ, अगर वो दिल्ली चली जाती, मान लो मेट्रो थी, नहीं जाएगी मुंशी पुलिया का आगे, फिर लौटती, उसी में बैठे रहते, फिर लौट आते यहीं, वो तो फिर आती ना यहाँ। अब आगे कभी देखा नहीं लोग। अरे वही चीज आती है, नहीं समझ रहे हैं। आपको उतरना नहीं चाहिए था, जब वहां तक गए थे तो वही तो फिर आएगा। अब ये बात था, अगर आप बाहर निकलते तो आपको टिकट लेना पड़ता, चुपचाप बैठे रहते, वहां चेक तो होता नहीं। और फिर हाँ, ये जरूर था कि प्लेटफॉर्म बदल जाता, प्लेटफॉर्म बदल जाता, पूछा भी जाता सर। कैमरा रहते हैं, कैमरा वगैरह रहते हैं, एज ए सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है, इंक्वायरी भी की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ इंक्वायरी हो जाएगी तो कहाँ हमारे पास टेररिस्टिक एक्टिविटीज हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, पैसा दोगे और क्या करोगे। हाँ, ये है कि बाहर निकलने का, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म वाली बात आती, तो उसमें डाल करके ये तो सोते रहते जो होता है, भूल तो सो गए, सोते होते जग गए, नहीं जग भी गए तो कुछ ऐसा अपराध नहीं है ना ऐसा। और प्लेटफॉर्म भी वही रहता, फिर आप 4 बार वहां चले जाते, क्या नाम, एयरपोर्ट, फिर लौट के आते। चलिए, on whom burden of proof lies. The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. Illustration. रुक जा, इसको पहले लिख, इलस्ट्रेशन पढ़ो, हाँ पढ़ लो। अच्छा, S is B for land of which B is in possession and which A asserts were left to A by the will of C B as fathers. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A. S is B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B. देखिए, वही चीज को थोड़ा सा दूसरे भाषा में कह दिया है। अगर इधर सुनो, अगर दोनों पार्टी की तरफ से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है, इफ नो एविडेंस इज गिवन, किसी भी मामले में इफ नो एविडेंस इज गिवन, इसको जरा सा पढ़िए, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन को रंग लिए, हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वेर गिवन ऑन ईदर साइड। अगर दोनों पार्टी से, सुनिए, कोई भी साक्ष्य ना दिया जाए, तो जो मुकदमा हार जाए
उस पर बर्डन लाई करेगा। मतलब जिसने किया है मुकदमा। अभी नहीं समझ पाते ना, जो हारे। जी। चाहे किया हो चाहे जीतने वाले दोनों। आपने कहा कि इन्होंने मुझे मारपीट की, ठीक है, इन्होंने मुझे मारपीट की। सेक्शन 101 या 104 क्या कहता है? इनको साबित करना है। जी। अगला सेक्शन उसी का जरा सा ध्यान दो, कह रहा है कि इफ नो एविडेंस इज गिवन ऑन ईदर साइड, ना इनके द्वारा ना आपके द्वारा, तो जो फेल होगा, फेल कौन होगा? प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हिम। प्रोसिक्यूशन। जी। इसको हम लोग बनाए थे ही हु फेल्स टेस्ट। जी। ही हु फेल्स टेस्ट। जी। इसको फिर समझाते हैं, आपको थोड़ा सा निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हुआ है ये। जो मुकदमा हारेगा, अगर कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है दोनों पक्षकारों से किसी सूट में या प्रोसीडिंग में, तो जो हार जाएगा उसको उस पर बर्डन लाई करेगा। ये आपको टेस्ट है, दीज आर दी टेस्ट्स, परीक्षण है कि किस पे लाई करेगा। अगर आपने इनसे वही पहले वाले उदाहरण में लीजिए, सुनिए इधर, शुभम बाबू। हाँ सर। सुन लो महाराज, उनमें जिन पढ़ावे, अभी दिमाग में वो पढ़िए जो हम बता रहे हैं। अगर आपने ये केस किया हुआ है कि इनके पास जो 10 बीघा लैंड थी उसमें से 2 बीघा के लिए हम हकदार हैं, और इनके फादर ने या फोर फादर्स ने, किसी का भी ना, उन्होंने अपने जीवन काल में मुझे वसीयत कर दी थी, रजिस्टर्ड वसीयत है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वसीयत, उस वसीयत के आधार पे मैं 2 बीघे का हकदार हूं। आपने इनके ऊपर एक मुकदमा किया है, प्लेंट फाइल कर दिया है, केस कर दिया है, प्लीडिंग्स आपकी आ गई, ठीक है। इन्होंने उसका WS दे दिया, WS दे दिया, डिनाई किया कि नहीं ऐसा नहीं था, कि क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और इन्होंने जो पेश किया है बिल उसमें दस्तखत हैं जो कि जाली हैं। मान लिया जाए इन्होंने ऐसा कर दिया, WS फाइल कर दिया, इशू बन गया। इशू बनने के बाद अब ये रूल लग रहा है, अगर दोनों पार्टी से कोई भी साक्ष्य ना दिया जाए, ना आपकी तरफ से ना आपकी तरफ से, तो जो मुकदमा हारेगा बर्डन उसी पे था। ऑब्वियसली आप हार जाएंगे, प्लेंटिफ हार जाएगा। अगर कोई साक्ष्य नहीं देंगे तो खारिज हो जाएगा ना मुकदमा, ठीक है। जी। नहीं फॉलो किए, हो गया सर। अब ये उसी का देखो एक्सटेंडेड और बदला रूप है। सर जो करेगा वही तो हारेगा। जो करेगा नहीं दे पाएगा तो हारेगा, हारने के बाद उसी पे बर्डन का प्रूफ होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ की टेस्टिंग है, हमने कहा था रूल एक ही है, घुमा घुमा के 5 तरीके से बताया जाएगा। ये बड़ा टिपिकल सा लगता है, जब पिछले उसमें हम पढ़ाए थे तब भी इन लोगों को लगा कि सर हम लोग 5 रूल बताए, इस तरीके से नहीं बताया जाता, उसी चीज को हम दूसरी भाषा में कह रहे हैं। जी। पहला था कि जो कहे वो साबित करे, हम ये कहते हैं कि हमेशा ये रूल फिक्स है। आपने कहा कि 2 बीघे के हम हकदार हैं, और आपने बाद में कोई भी उस पर साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया न्यायालय में, तो ये रूल कह रहा है कि अगर दोनों पार्टी की तरफ से कोई एविडेंस नहीं दी जाती है, और जो फेल हो जाता है, जो हार जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लगेगा। एक बार आप इसको फिर से लैंग्वेज पढ़िए। The burden of proof in a suit or proceeding lies on that ये सूट और प्रोसीडिंग समझते हो ना, सूट तो हो गया सिविल का मैटर, प्रोसीडिंग माने क्रिमिनल या कोई भी, प्रोसीडिंग माने और भी चीजें होती हैं। ये आपका ट्रिब्यूनल की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। हाँ। The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person को रंग लीजिए, लाई ही तुम ढूंढ रहे हैं कि किस पे होगा सबूत का भार, उस व्यक्ति पर। हाँ। lies on that person who will fail if no evidence at all were given on either side.
ये बात अच्छे से बाबू समझ गए ना, लाई उस पे कर रहा है अगर दोनों पार्टी से कोई साक्ष्य ना दिया जाए जी। तो जो आदमी फेल करेगा यानी मुकदमा हारेगा, केस हार जाएगा जी। उस पर ही बर्डन होगा। एक सवाल का जवाब चाहते हैं आपसे इसी पर जी। कि ये क्यों लिखा है इसमें कि दोनों पार्टी उसको ना दे गवाही। मान लिया जाए प्लेंटिफ नहीं दिया उस बिंदु पे गवाही, सर क्योंकि अगर मान लीजिए पहले इनको बताने दीजिए फिर आपसे मानेंगे, जी। क्योंकि हम सोते हुए जगाना भी है ना हमेशा। सिविल हो या क्रिमिनल हो, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कथन किया गया है, जी। चाहे वो आरोप के रूप में हो, चाहे विवादक तथ्य के रूप में हो, इशू के रूप में हो, जिसने किया है जो कहा है उसको साबित करना है, पहला वाला रूल था। सेकंड रूल कह रहा है कि अगर कहा गया है और दोनों पार्टी की तरफ से, प्रोसिक्यूशन, एक्यूज्ड, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, दोनों पार्टी की तरफ से अगर कोई एविडेंस नहीं दिया गया और जो आदमी मुकदमा केस को हार जाए, ये माना जाएगा कि जो हारा है उसी पर बर्डन लाई करता था। जी। हमने आपसे सवाल पूछा कि व्हाई इट इज रिटन इफ नो एविडेंस हैज बीन एड्यूस्ड, बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बोथ द पार्टीज। बोथ द पार्टीज इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपने, प्रोसिक्यूशन ने गवाही दी, जी। प्रोसिक्यूशन की गवाहियां खत्म हो गई, अब बारी आती है डिफेंस की। डिफेंस को मौका मिलेगा। पहली बात तो क्रिमिनल केसेस में बहुत सी जगह पे डिस्चार्ज का तमाम प्रोविजंस हैं, 232 है, ये वो सब भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो तो अपनी जगह पे है, बहुत जगह एक्विटल भी है। और सिविल में है कि अगर प्रोसिक्यूशन ही नहीं दे पाया तो केस हम क्या करेंगे आगे चला के। लेकिन अगर मान लिया जाए कि छोटी मोटी गवाहियां हो गई, होस्टाइल टाइप की कुछ भी हो गई, तो डिफेंस में एंटर कर गए। दूसरी पार्टी ने अगर गवाही कुछ दे दी जो प्रोसिक्यूशन को ही मदद कर रही है, मान लिया जाए आपने डिफेंस में गवाही दी और आपका क्रॉस प्रोसिक्यूशन कर रहा है, अपनी गवाही नहीं दिया और उस क्रॉस में कुछ बात निकाल लिया जो प्रोसिक्यूशन को मदद कर दे, बात को फॉलो कर रहे हैं जी। तो ऐसी गवाही अगर आ गई, क्योंकि जब आप जजमेंट करते हैं तो एविडेंस एज ए होल, मटेरियल्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री का पूर्ण अध्ययन करके निचोड़ आता है, चाहे आप दें चाहे आप दें, चाहे चीफ में पूछा जाए चाहे क्रॉस में पूछा जाए। इसीलिए नहीं जरूरी है, बहुत से केसेस में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन एक चीज छोड़ देता है और क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके वकील साहब उसको पूछ लेते हैं। तो क्रॉस में पूछा जाए चाहे चीफ में कराया जाए, न्यायालय को पूर्ण पढ़ना है। इसीलिए कहा गया है कि दोनों पक्षकार यदि कोई एविडेंस ना दें तब जो हार जाए। अभी समझे कि नहीं बात? कम समझे। एविडेंस एज अ होल देखा जाता है। मटेरियल्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, अभिलेख पे उपलब्ध पूर्ण सामग्री देखेंगे जजमेंट में। अब साक्ष्य जो हैं, साक्ष्य को भी पूर्ण देखेंगे। तो मान लिया जाए कि विरोधी पार्टी ने, आपने कोई एविडेंस नहीं दिया और उसने एक एविडेंस दिया है जिसका कि जब आप प्रतिपरीक्षण कर रहे थे तो आपने उसके प्रतिपरीक्षण से कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जिसमें कि अभियोजन को फायदा हो गया और हो सकता है कि वो फेल ना हो, जी। आप ही पूछ लिया हो। ठीक है, जैसे आप मारपीट की बात कही, लैपटॉप की बात कही। सर समझ रहे हैं आगे सर, थोड़ा सा मुझे मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वही कह रहे हैं कि उससे बेनिफिट हो जाए उसके, हाँ, उसके गवाह जो साक्ष्य देने से, क्योंकि हम सिर्फ प्लेंटिफ की गवाही पढ़ के जजमेंट नहीं देंगे, डिफेंडेंट की गवाही पढ़ के नहीं देंगे, कहीं ना कहीं कंसीडर करें, कहीं ना कहीं नहीं, पूरा कंसीडर करना है। कंसीडर दोनों करेंगे। इसी तरीके से अभियोजन को, प्रोसिक्यूशन को भी देखेंगे, डिफेंस का भी गवाही देखेंगे। तो अगर मान लिया जाए प्रोसिक्यूशन ने नहीं गवाही दी और डिफेंस ने 5 गवाही दे दी
5 गवाही देगा तो वो अपने फायदे की बात करेगा, उससे भी प्रोसिक्यूशन हारेगा ही। लेकिन अगर उसमें हमने क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा पूछ लिया और उससे उसको लाभ हो गया, वो जीत जाए, इसलिए मना किया गया है। क्योंकि कोर्ट को संपूर्ण सामग्री पर अध्ययन करने के पश्चात, विचारण करने के पश्चात जजमेंट लिखना है। दोनों पार्टियों में से क्यों ना दे, ये चीज आप समझ में आई? जरा से उसको कॉल कर दो, ये फादर उसको, ये कहाँ आप गया? समझ में आ गई सर, क्योंकि उससे बेनिफिट ना हो जाए इसलिए सर, हाँ, कोई संभावना ना रहे। क्योंकि जब न्यायालय कोई भी काम करती है तो एज ए होल पूरा जितना मटेरियल है, चाहे आप दें चाहे कोर्ट विटनेस के, आपने हमको मतलब घुमा दिया, क्यों नहीं देनी, आपने कहा क्यों दे, मतलब दोनों पार्टी को क्यों देना है नहीं देना, दोनों आपने पूछ लिया, तो इसलिए हम कहाँ घुमाया हमने तो साफ सीधा सर आपने कहा ना कि क्यों नहीं देना चाहिए। क्या ऐसा लिखा क्यों है कि व्हेन बोथ द पार्टीज, ये हमने आपसे सवाल पूछा था कि अगर दोनों पार्टी की तरफ से कोई गवाही ना दी जाए तो जो आदमी मुकदमा हारता है, केस हार जाएगा, उसी पर बर्डन लाई करता है। हमने ये सवाल पूछा था क्यों लिखा हुआ दोनों पार्टी गवाही ना दे, दोनों पार्टी गवाही क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो क्यों का जवाब मिल गया। न्यायालय को जजमेंट करने के पहले, डिसाइड करने में टोटल मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि जज या कोर्ट इम्पार्शियल होती है, उसको ना तो प्रोसिक्यूशन से लेना है ना उनसे कोई मतलब है, ठीक है, इम्पार्शियल होती है। बतावा, निष्पक्ष होती है ना वही सर। हाँ, पारदर्शिता की इंग्लिश होती है ट्रांसपेरेंसी। मैंने दोनों बताए ना, जो सर मैंने निष्पक्ष भी बताया। निष्पक्ष ठीक है, मतलब कोई पक्षकार, ये जो दिमाग में लगा रहता था ना आप लोगों के, कानून की आंख पे पट्टी बंधी रहती है, पट्टी इसलिए नहीं होती है बिना देखे दोनों बैलेंस बराबर हो, किसी पार्टी किसी की तरफ झुकाव नहीं हो। सर इंडियन वाली लेडी में नहीं है पट्टी, अब हटा दीजिए, खुल गई है सर। अरे खोल दीजिए उसको, जो वर्जिया नेता है चाहे जो कर ले। नहीं सर पहले से भी नहीं थी, मैं अगर था भी है, फालिन अरविंद सर की बुक पढ़ रही थी मैं, बहुत पुरानी है बुक वो तो, गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले से ही इंडियन जस्टिस जो थी लेडी, उनके आंखों में पट्टी नहीं है, उनके हाथ में तलवार नहीं है, वो सब नहीं है। तलवार नहीं है वो देखो सिंबॉलिक था, गलत नहीं है, वो इम्पार्शियलिटी का द्योतक है कि हम इम्पार्शियल हैं, और तलवार है कि अगर करोगे तो इसका दंड मिलेगा। अब उसको आप काटो और बांटो में कर दीजिए तो नेतागिरी अलग चीज है। इंटरप्रिटेशंस में ये है कि अगर आपकी आंखों में पट्टी है तो क्या पता आपके सामने अक्यूज्ड की जगह विक्टिम खड़ा हो और आप उस पर तलवार चलाते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट सोच के नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं था, वो गलत कॉन्सेप्ट सोच के क्या पता वाली बात नहीं थी। पट्टी का मतलब था कि आंख बंद करके भी हम बराबर न्याय करें, दोनों तरफ सुनना। पहला बात ये। तलवार का मतलब था दंड का द्योतक था कि अगर आपने ऐसा किया है तो अब आप बदल दीजिए उसको जिस भी भाषा में, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसका मकसद यही था कि अगर आप ऐसा सोसाइटी में करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। क्या पता थोड़ी है कोई वो न्याय की देवी काटने नहीं जा रही, जो जज बैठा वो तो देख ही रहा है, लेकिन जज के लिए सिंबल वो था। और गाउन का हाथ बड़ा होना यही है कि कानून के हाथ से कोई बच नहीं पाता है, जजेस गाउन का हाथ से आगे निकला रहता है, ठीक है। तो ये ही हु फेल्स टेस्ट समझ गए, जो मुकदमा हारेगा टेस्ट दो परीक्षण, पहला था जो कहे वो साबित करे। याद आ गया सर, नहीं बोलते हैं, बोलते नहीं, याद रह जाता। नहीं, हम आपको ये दूसरी भाषा में पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं इसे। ही हु फेल्स टेस्ट। अब इसके दो उदाहरण पढ़ लीजिए। ये कह रहा है पहले इसी को, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल
एट ऑल वेर गिवन ऑन ईदर साइड। एट ऑल मतलब कतई ना दिया गया हो, बिल्कुल नहीं दिया गया हो। ये बिल्कुल और कतई का क्या अर्थ हुआ? एविडेंस का क्या अर्थ हुआ? ओरल या डॉक्यूमेंट्री? कुछ भी नहीं दिया गया। हाँ। होस्टाइल, फॉर्मल, सर्कमस्टांशियल, कोर्ट विटनेस, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं सर, नथिंग। नहीं, नथिंग नहीं, जो बता रहे सुनिए, इधर साइड तो बोल दिया है। एंड व्हाट हैपेंस अबाउट द कोर्ट्स विटनेस? एक कोर्ट विटनेस भी होता है इंडिपेंडेंट वाले जो इंडिपेंडेंट, जैसे अब डॉक्टर हो गए या हमने किसी को एक्सपर्ट को बुला लिया, तो ईदर साइड को उसमें इंटरप्रेट करोगे, इफ नो एविडेंस एट ऑल इज गिवन इन द केस। जी इसको इस तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट आते हैं, कोर्ट विटनेसेस होते हैं, उनको किसी न किसी के रिक्वेस्ट पे ही प्रायः बुलाए जाते हैं। जी अब इसका जरा सा पहला समझ, ये तो क्लियर, हम धीरे पढ़ा रहे हैं लेकिन पांचों टेस्ट आपको रटा देंगे। जी A sues B for land of which B is in possession। A ने B के ऊपर एक मुकदमा किया है जमीन के लिए जो कि B के कब्जे में है। एंड which A asserts was left to A, जिसको A कहता है कि उसके लिए एक वसीयत की गई बाय द विल ऑफ C, B's फादर। सुनिए, ये बात आ गई। ए ने कहा है कि बी के पिता ने हमको एक वसीयत की थी और उस आधार पे ये लैंड हमारी है। दोनों में डिस्प्यूट हुआ। इफ नो एविडेंस, आपने कह दिया ये मुझे लैंड मिलनी चाहिए क्योंकि इनके पिता ने मेरे लिए छोड़ा था और मुझे वसीयत की थी। इतनी बात क्लियर? जी अरे बोलिए भाई। हाँ सर। आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ सर। ए ने बी के ऊपर एक मुकदमा किया कि ये संपत्ति बी के फादर ने मुझे एक वसीयत की थी और ये संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। अब आगे कह रहा है, इफ नो एविडेंस वेयर गिवन ऑन ईदर साइड, बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन, स्टेटस को देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज इन ऑन ए। अगर आपने ये बात कह के मुकदमा कायम कर दिया, दर्ज करा दिया, जी और आपकी तरफ से और उनकी तरफ से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया, तो वसीयत के आधार पे जो आपने उनसे मांग करी थी केस में, वो तो स्टैंड नहीं करेगी। that she is still entitled to retain the property, अपनी संपत्ति अपने पास रखेगी वो, जी और आप फेल हो जाएंगे। जी ये सिंपल सी बात है, ठीक है। जी ये इसलिए इलस्ट्रेशंस को बहुत क्लियर करते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, हाँ सर ठीक है। अब एक आ रहा है, ए सूज बी फॉर मनी ड्यू ऑन ए बॉन्ड। ए ने बी के ऊपर पैसे के लिए केस किया, मनी सूट किया है जो कि बॉन्ड से उसके पास था। द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड। बॉन्ड का जो तामीला था वो एडमिट हो गया। बट बी सेज दैट इट वॉज ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड विच ए डिनाइज। बी कह रहा है कि ये धोखे से किया गया, एडमिट तो किया है बट इट वॉज ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड। यहां कह रहे हैं कि फ्रॉड की बात इसने कही। नो एविडेंस वेयर गिवन ऑन ईदर साइड, ए वुड सक्सीड एज द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड एंड द फ्रॉड इज नॉट प्रूव्ड। आपने ये एडमिट कर लिया कि पैसा ड्यू था, बॉन्ड सही है, जी बॉन्ड था इनका, लेकिन बॉन्ड वॉज ऑब्टेन्ड ऑन फ्रॉड, और फ्रॉड को आपने, प्रूव नहीं कर पाए। फ्रॉड के संबंध में आप कोई भी साक्ष्य नहीं दिए। जी तो यहां कह रहे हैं देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन बी। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्टेड मैटर है, थोड़ा परिवर्तित है, समझे बात को? जी समझाइएगा, बताइए इसमें क्या कहा है। शब्दों के हेर फेर बा, बोला जाए।
हम एक बार फिर से बताते हैं, सुन लीजिए शुभम जी। ए ने कहा कि मेरा कुछ पैसा है, एक बॉन्ड बना था, उसको बी ने एडमिट कर लिया, मान लीजिए बॉन्ड था, लेकिन बी का एडमिट स्वीकार कर लिया कि बॉन्ड था, लेकिन उसमें एक लेकिन लगा दिया। बात वही आ रही जो कहे वो साबित करे। बॉन्ड हमने स्वीकार किया, लेकिन वो बॉन्ड धोखे से, फ्रॉड करके, मेरे साथ धोखाधड़ी करके ये बनाया गया था। अब कह रहे हैं दोनों पार्टी से कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया, तो बॉन्ड को आपने स्वीकार किया है और फ्रॉड को आपने साबित नहीं किया है, तो ये सबूत का भार आपके ऊपर है। ठीक है, फ्रॉड इस्टेब्लिश, फ्रॉड नहीं, अभी सबूत का भार, क्योंकि आधी चीज तो आप स्वीकार कर लिए हैं। नहीं तो जो बॉन्ड है वो तो एडमिटेड है, तो फ्रॉड इस्टेब्लिश हाँ, फ्रॉड नहीं हुआ, जिसके वजह से अब बॉन्ड तो एग्जीक्यूट होगा ही, अदरवाइज वही तो कह रहे हैं कि अब ये साबित करने का भार उस व्यक्ति पे है जिसने कहा हो। फ्रॉड हुआ था जी, जो कहे वो साबित करे का ही रूपांतरित रूप है, ये ट्रांसफॉर्म फेस है जी। समझ में आ रही? सेम चीज है एकदम। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत? इसमें सर बी के पास वो है ना सर, इसमें बी ए बी को छोड़ दो, राम श्याम कर लो। नहीं, जैसे सर जो बंद पत्र है, जो कहते हैं बॉन्ड है, बॉन्ड बी ने कहा कि ये मतलब इसमें ये चीजें हमारे साथ फ्रॉड करके हमने ये बॉन्ड सही नहीं है, तो बी ही तो उसने कहा कि बॉन्ड बना था, ये ठीक बात है, हाँ, लेकिन बॉन्ड बनाने का आधार ये था, गलत था, मतलब फ्रॉड, और कोई भी एविडेंस दोनों साइड से नहीं दी। तो बॉन्ड तो कहीं ना कहीं फ्रॉड का वो कह रहा है, बी ही साबित कर रहे हैं ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ बी पे जाएगा ना सर। हाँ, बस वही बेसिक रूल यार वही है, जो कहेगा वो साबित करेगा, जो आपने स्वीकार किया वो तो आवश्यकता नहीं है। इफ नो एविडेंस वेयर गिवन ऑन ईदर साइड, ए वुड सक्सीड एज द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड, ए सक्सीड हो जाएगा जी, और एंड द फ्रॉड इज नॉट प्रूव्ड। तो बर्डन, फ्रॉड की बात किसने कही है? बी ने कही है, तो बी पे जाएगा। हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि किस पे बर्डन जाएगा। समझ गया सर। आधा चीज आपने एडमिट किया, आधा आपने वो कर दिया, डिनाई कर दिया, और डिनाई करने के बाद आप चुप हो गए शांति से। ये दो रूल हो गए। अच्छा, दोनों रूल आपको समझ में आ रहे हैं? दोनों एक ही हैं, एक ही रूल हैं, जो कहे वो साबित करे, वो तो बात वही आ गई। अब जरा सा बाबू नेक्स्ट पढ़ लो। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाई ऑन दैट पर्सन हु विशेष द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. Any particular person, अगर पर्टिकुलर पर्सन पे लाई करता है तब तो बात अलग है, व्यक्तिगत। हाँ, जैसा कि हम लोग उसमें पढ़े थे डॉवरी डेथ में, उसमें लिखा हुआ है। जनरल रूल ये है कि अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि इन तथ्यों को आप स्वीकार करें, माने, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर पर्सन लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। आप न्यायालय से चाहते हैं कि इस चीज को, इस तथ्य को आप विश्वास करें, आप चाहते हैं तो आप साबित करें। अनलेस वाला इसका प्रोविजो है, अगर कोई विशिष्ट उसमें लिखो, अनलेस it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on a particular person. है? गड़बड़ा, कॉन्क्लूसिव प्रूफ को नहीं साबित किया जाता। 13 बी, 13 ए 13 बी, 12 नहीं उसमें आता है, गड़बड़ा गलो ना, ये यहाँ क्लियर किया। अब इसका इलस्ट्रेशन यही कहना चाह रहे हैं सर, अब समझ गए कि अगर हम आपसे कोई बात कहें तो इसको ही विश्वास मतलब करें, तीसरा, हाँ, ये तथ्य को आप विश्वास कीजिए कि मैंने इनसे कहा था ये चीजें, हाँ, मैंने उनसे बोला था। कोई भी चीज विश्वास के लिए कहिएगा तो आपको साबित करना पड़ेगा। जरा सब वो प्रोसिक्यूट्स
B for theft, and wishes the court to believe that we admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the court to believe that at the time in question he was elsewhere. He must prove it. भाई फिर आ रहा ना कि जो कहे वो साबित करे। तीसरा रूल क्या कह रहा है, अगर आप पहले सुन लिया करो ध्यान से, बहुत याद है, अगर आप न्यायालय से यह उम्मीद करते हैं, यह इच्छा जाहिर करते हैं, डिजायर करते हैं, आपकी इच्छा है कि आप इस तथ्य पे विश्वास करें, माने ठीक है, तो ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने कहा कि सर मैं कथित घटना तिथि को कलकत्ता की जेल में बंद था, ठीक है, आपने कहा है, ये विशिष्ट तथ्य है मेरे, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। तो जैसे कंक्लूसिव प्रूफ में भी वो लास्ट में उसका एक्सेप्शन है ना कि अनलेस अगर वो बिगॉटन नहीं है, अनलेस हो तो वो उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर फैक्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर अदरवाइज कंक्लूसिव प्रूफ है नहीं, तो नहीं वो ठीक बात है, लेकिन कॉन्क्लूसिव प्रूफ के उदाहरण से उसको ना चल करके इधर हम लोग चलेंगे। वो बात तो सही कि अगर अनलेस और वो अनटिल नहीं, वो उसी का पार्ट है, वो जान रहे हो, वो एक उसी का पार्ट है। जैसे आपको डाउरी डेथ में भी तो 3 चीज प्रोसिक्यूशन को साबित करनी होती है कि मैरिज 7 साल के अंदर की थी, सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी, ये आपको साबित प्रोसिक्यूशन को करना पड़ा। डिमांड्स थी, डाउरी से रिलेटेड भी था ना कि डाउरी से रिलेटेड डिमांड वर्ड नहीं था, डिमांड नहीं था, क्रूएलिटी थी, क्रूएलिटी उसके साथ क्रूरता की वो इससे भी हो सकती है और निकाल मतलब इससे रिलेटेड हो क्रूएलिटी, मतलब दहेज प्रताड़ना के कारण भी। व्हाट आई मीन टू से, पहले आपको ये करना पड़ेगा, इट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ डाउरी डेथ, एंड इफ इट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ डाउरी डेथ देन द प्रिजम्पशन शैल बी रिवर्स्ड, और ये उन पर चला जाएगा। डाउरी डेथ किसे कहते हैं उसमें नहीं जाना है, अगर ये डाउरी डेथ है तो मान लो 10 साल हाँ, आपको पहले डाउरी डेथ के कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तब हम उसको लेंगे प्रिजम्पशन। इफ इट डज नॉट कम विद इन द एम्बिट, उसके परिव्यू में नहीं आ रहा है, मान लो शादी के 10 साल हो गए, अप्लाई नहीं करेगा, सारी चीजें हैं 7 साल के अंदर, मान लो 10 साल हो गए, 7 के ऊपर हो गया, कोई भी जब एक भी उसका फैक्टर घटक उसमें नहीं है तो नहीं होगा, अगर ये होता है तब ये चीज लगेगा, ठीक है। और जो अनलेस वाली बात आपने कही बिगॉटेन वाली, वो उसी का एक हिस्सा है, अगर होगा तभी कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा, जब कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा तब कुछ इधर नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी तो जो कहे वो साबित कर, ये यहाँ भी आपको क्लियर हो गया। अगर आप न्यायालय से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई भी विश्वास करते हैं कि अगर आप इस चीज को मान लें, तो आप अपेक्षा करते हैं तो आप कृपया साबित कर दें। आप अपेक्षा कर रहे हैं कि उस घटना की तिथि को हम कलकत्ता की जेल में बंद थे, तो आपको साबित करना, बर्डन आप पे जाएगा। इसका पहला वाला ये है, एक इसमें पहला उदाहरण था, ये पूछा गया है, ए ने, सुनिए इधर उधर मत झांको यार, बंद, ए ने न्यायालय से कहा कि बी ने चोरी की है, और मेरा विश्वास मानिए कि बी ने यह बात स्वीकार की थी सी से, एडमिट किया था चोरी की बात, तो बी ने जो सी से एडमिट किया था, हमको विश्वास नहीं मानना है, हम ये कहेंगे कि बाबू इसको साबित करो, फिर जो कह रहा है वो साबित करा, तीसरा रूल है ये, बात समझ रहे हैं? हाँ सर। अगर आप कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी की है, ये आपने केस किया, और आप आगे स्टेटमेंट देते हैं न्यायालय में कि सर शालिनी ने मिस्टर एक्स से चोरी की बात कबूल की है, स्वीकार की है, तो हम कह रहे हैं तो हम पहले साबित करें कि तो इन्होंने चोरी की बात जो एडमिशन है, जो कन्फेशन के, फिर और भी चीजें हैं, वो सब आप प्रूफ करिए, वो आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, कोर्ट इसको नहीं मानेगी,
यानी फिर बेसिक रूल का सेम है। सेम है, जो कहे वो साबित करे। जी क्लियर हो गया? जी। कोई इसमें दिक्कत? नहीं सर। चलिए अगला पढ़ लीजिए। 107 5 रूल तो पढ़ने हैं पहले आपको। 107 burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. The Burden of proving facts to be proved to make evidence admissible. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी तथ्य को आपको साबित करना है और उस तथ्य के लिए कुछ मूल चीजें जरूरी हैं, आपको साबित करना है कि शालिनी का नहीं, मिस्टर एक्स का ये डाइंग डिक्लेरेशन है, मृत्युकालीन अभिकथन है, तो मिस्टर एक्स की डेथ हो चुकी है या वो नहीं लाए जा सकते हैं, ये भी आपको साबित करना जो कह रहा है नहीं। ये थोड़ा सा आपने कहा कि ये इनका मृत्युकालीन अभिकथन है, तो ये आप जानते हैं मृत्युकालीन अभिकथन को साबित करने के लिए उसकी मृत्यु को साबित करना जरूरी है, बिना तो वो लगेगा ही नहीं, एडमिसिबल ही नहीं होगा। टू मेक द स्टेटमेंट एडमिसिबल, जो भी पैराफिनेलियाज, जो भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, आवश्यक तत्व हैं, वो भी आपने ही साबित करने बिल्कुल सर, इसमें दृष्टांत में भी ये बताया है। जैसे डाउरी टेस्ट है, अगर आपको डाउरी प्रूफ करनी है। नहीं, मर्डर लो ना यार, कॉन्स्पिरेसी अरे में कॉन्स्पिरेसी मर्डर आपने लिया, मर्डर लिया और डेड बॉडी नहीं है। सर इलस्ट्रेशन पढ़े अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसमें दिया है वही आप जो बता रहे हैं। सर हम बताएंगे, आपका है लभगड़ थोड़ा सारे यार 5 रूल हम तो 2 मिनट में आपको बता दें, हम नहीं चाहते हैं ना आपको बताना, दिमाग में आपके बैठाना है हमको बताने को। तो अभी हम आपका ये से लेकर के प्रिविलेज कम्युनिकेशन सब पढ़ा देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा धीरे धीरे स्थिर से हो। ये क्या कह रहा है बेटा? द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। अगर आप कोई भी साक्ष्य देना चाहते हैं, देते हैं, और उस साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए उसके साथ जुड़े तथ्यों को भी साबित करना है, बिना उसके वो उसका कोई मायने नहीं उड़ लगता, तो वो भी आपको साबित करना पड़ेगा। आपने कहा कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, ए की डेथ हो चुकी है, मर चुका है, ये भी आपको साबित करना होगा। ये नहीं होगा, सुनिए, कि ए ने बी को मेरे सामने 50 चाकू मारा और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुआ, उसकी डेथ हुई कि नहीं हुई ये हम नहीं जानते हैं, तब मर्डर नहीं साबित होगा। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए बस ये आपका अगला रूल हो गया, बात वही है। शॉर्ट में कैसे लिखें? ऑल एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू मेक द फैक्ट एडमिसिबल have to be proved। बर्डन उसी पे होगा जो मेन करना चाहता है। जी। ये पहला इन्होंने इलस्ट्रेशन है, ए विशेस टू प्रूव ए डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बीज डेथ। ऑब्वियस है जी। क्या? ठीक है ना? पहला इलस्ट्रेशन यही ना आप बता रहे थे। अच्छा, अगर डेथ नहीं होती तो डाइंग डिक्लेरेशन से क्या फायदा है? हम आपको एक स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं कि सर ये इनका मृत्युकालीन अभिकथन है, मेरे सामने दिया है, मेरे पास लिखा है, तो क्या न्यायालय उस पर एक्ट अपॉन कर लेगी? आप ही से कहेगी कि इसके लिए, इसको एडमिसिबल बनाने के लिए, ग्राह्य बनाने के लिए उसकी मृत्यु जिसने कथन किया है मेकर की, वो जरूरी है। आप बताइए वो मरा है कि नहीं मरा है? जी। तो इसमें भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है उसी बेसिक रूल का कि जो कहे वो साबित करें। जी। इसका सेकंड पढ़िए। Wishes to prove by secondary evidence the contents of the lost document, he must prove that the document has been lost।
सेकेंडरी एविडेंस में आप चाह रहे हैं द्वितीयक साक्ष्य में, जी द्वितीयक साक्ष्य में आप चाहते हैं कि ये हमारा स्वीकार किया जाए। हाँ समझ गए वो तो सर। तो उसकी जो कंडीशंस लेट डाउन है उसको वो आप ही को न साबित करनी पड़ेगी। चाहे आप कहिए कि सर ये destroyed है, वो lost है, नहीं, इसमें लॉस्ट लिखा हुआ है इसलिए आपको खो गई। उसके ऑप्शंस नहीं है अभी। ये दस्तावेज मेरा खो गया है, तो अनलेस आप ये साबित करेंगे कि ये खो गया है तब तक हम उसको एडमिसिबल नहीं मानेंगे। यानी आपने सेकेंडरी एविडेंस के लिए मुझे दिया तो ये भी साबित करना आप ही को है कि वो खो गया है, जी क्योंकि उसको ग्राह्य बनाने के लिए, एडमिसिबल बनाने के लिए उसका खोना जरूरी है, उसको साबित होना। जी कहने का मतलब यह है कि 101 जो एविडेंस एक्ट था अभी 104 जो हो गया है उसमें कहता जो कहे वो साबित करे। अगर आप कुछ चाहते हैं न्यायालय से कि ये चीज हम कह रहे हैं और उस चाहत के लिए कुछ आवश्यक तत्व एसेंशियल्स हैं उसको एडमिसिबल बनाने के लिए, तो वो भी आप ही को साबित करना पड़ेगा जी कहने के साथ साथ। जी जी आप ये नहीं कह सकते सर हमने तो सिर्फ इतना कहा था। जी उसकी एडमिसिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको ही साबित करना होगा। ये क्लियर हो गया चार? जी शुभम जी कोई दिक्कत? लो सर। Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible, उसको ग्राह्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है वो भी आपको साबित करना पड़ेगा, भले ही आपने वो ना कहा हो। लेकिन कायदे से देखा जाए ये तो उसी का हिस्सा है ना। जी आपने प्री ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, प्री रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको एनेबल करने के लिए। अगर आपने कहा कि ए ने बी का मर्डर किया और बी पता चला टहल रहा है जी तो हम उसको कैसे सजा दे देंगे? आपसे ही कहेंगे कि भाई मर्डर किया है तो उसकी डेड बॉडी कहाँ है, उसका पोस्टमार्टम कहाँ है, या 201 हो कि आपने बॉडी को गायब कर दिया जी वो भी प्रूफ करना। तो वो भी प्रूफ करना होगा। इतना तक ठीक। जी इसको इन्होंने 4 नियमों के नाम दिए। एक नियम है वाचलबा, जी फिर एक एक्सेप्शन है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जी हाँ पढ़िए। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इसको थोड़ा सा बता देते हैं। जो एक्सेप्शंस हैं, जनरल एक्सेप्शंस आपने पढ़े हैं, न्यायालय जनरल एक्सेप्शंस का हमने उस समय शायद बताया था आपको कि एब्सेंस मानती है। आप कहते हैं कि हम बच्चा होने के नाते हम चीज को समझ नहीं पाए, हम पागल होने के नाते नहीं समझ पाए, ठीक है, हम इंटॉक्सिकेशन या उन्मत्तता के कारण से ये नहीं समझ पाए कि अपराध है कि नहीं है। तो न्यायालय ये नहीं मानती है कि आप ऐसा थे, ये आपको साबित करना पड़ेगा। जी आप पढ़िए इसको, अब समझ में आएगा। burden of proving that case of accused comes within exceptions when a ये person एक्सेप्शन समझ रहे हो ना? जी आईपीसी में 76 से लेकर के 100 सर 84 तक है शायद। सालनी तो चुप हो जाती है आईपीसी। सर 84 ही है सर। मुझे बहुत 82 84 तक क्लियर नहीं होता सी 76 से स्टार्टेड। 76 तो हम बता ही दिए गलती नहीं से। सर नहीं याद है सर जनरल सेक्शन 116 है क्या? 96 तुक्का वेंट रॉन्ग, 96 अगेन रॉन्ग। 106 6 सही है क्या? 106 96 से 106 आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, और 76 से 106 तक टोटल जनरल एक्सेप्शंस 6 हैं। याद है बस। हमें याद आ गया नहीं, सर। 76 से 95 जी तक आपके इधर थे, बाकी राइट ऑफ क्योंकि प्राइवेट हमें डिफेंस। सर वैसे याद आ गया कि अपनी मृत्यु पे था और संपत्ति की रक्षा के लिए दोनों, इसलिए 106 तक याद आ गया। मुझे बस 6 याद 3 उसके कहे थे, 3 उसके 103 तक इसके कहे थे कि अपने मतलब अभिरक्षा के लिए और उसके संपत्ति के अभिरक्षा तक दोनों, तो ये 106 तक याद आ गया जनरल एक्सेप्शन 76 को।
ये कह रहे हैं कि अगर जनरल एक्सेप्शंस को आप क्लेम करते हैं, ध्यान दीजिए, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हम इस जनरल एक्सेप्शन में आते हैं, जी ये आपको साबित करना है। बात फिर वही आ गई, जी आपने कहा, आपको आपने कहा, आप कीजिए, समझ गए? जी न्यायालय, हमने जब जनरल एक्सेप्शंस की पढ़ाया भी था तो हमने कहा था आपसे एक चीज कही थी, जी इट इज वेरी डेंजरस काइंड ऑफ डिफेंस, बहुत घातक किस्म का डिफेंस होता है, प्रतिरक्षा है, क्योंकि आप आदिवाद स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि हमने इन कारण से इनको मारा, मारा ये स्वीकार है, पर मारा स्वीकार है, परिस्थिति अब आप साबित करिए। अब खुद ही बताओगे परिस्थितियाँ क्यों मारा। ठीक है, जी ये वही कहता है, पढ़िए। When a person is accused of any offence, the burden of proving the existence of circumstances धीरे धीरे, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस bringing to case within any of the general exception in the आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता मतलब आप बीएनएस हो गया, or within any special exceptions or proviso contained in any other part of the said Sahita or in any law defining the offense is upon him. इज अपॉन हिम को रंग लीजिए, And the court shall presume the absence of such circumstances. ये भी लास्ट लाइन भी रंग लीजिए, कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियों का न्यायालय क्या प्रिज्यूम करेगी कि ऐसी सर्कमस्टांस नहीं थी। आपने कहा कि एक्ट ऑफ नेसेसिटी, हमने आवश्यकता में किया गया कार्य, जी कौन सा सेक्शन था? 81 आईपीसी का। एक बड़ी बोट जिसमें 5000 व्यक्ति हैं, उसने वो जा रही, उसके साइड में एक 5 पैसेंजर की 50 पैसेंजर की बोट जा रही सी में। बड़ी बोट जैसे तेजी से चल रही है, शिप साइड बाय साइड वो भी, ऑल ऑफ सडन एक आइसबर्ग समुद्र में निकल आता है, पता चल जाता है। अब बड़ी बोट में 5000 व्यक्ति सवार हैं, ये उसमें दिया हुआ है। वो या तो टकरा दे तो 5000 की जान खतरे में है, और उन 5000 की जान को बचाने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो टर्न कर दे अपने शिप को। टर्न करेगा तो 5 व्यक्ति वाली बोट को हिट करना पड़ेगा और उससे उसकी जान के खतरे हो जाएंगे। तो बड़ी जान, बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटा नुकसान किया जा सकता है। ऐसा इसमें नहीं लिखा वो बड़ा छोटा, इसमें लिखा हुआ है कि आवश्यकता में किया गया कार्य, नीड सी वहाँ जरूरत थी कि ऐसा करना, और उसके अलावा देयर इज नो ऑप्शन। ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। अगर आपने एक्ट ऑफ नेसेसिटी में कोई भी कार्य किया और आपको प्रोसिक्यूट किया गया और आपने प्ली लिया, न्यायालय में ये कहा कि सर ये कार्य मैंने इन परिस्थितियों में किया है जो कि जनरल एक्सेप्शंस में आता है, न्यायालय उन परिस्थितियों का नहीं मानेगी, शैल नॉट प्रिज्यूम, आपको साबित करना पड़ेगा। बात फिर घूम के कहाँ आ गई? हम ही को साबित करना, जो कहे वो साबित करें। आपने कहा कि आई कम विद इन द एम्बिट ऑफ दिस वेरी एक्सेप्शन, हम इस अपवाद में आ रहे हैं। अब इसमें एक चीज और सुन लो, ये अपवाद जो आईपीसी के दिए गए हैं 76 से 106 तक, वो किसी भी सेक्शन के प्रोविजोज यानी परंतुक जो होता है, या कहीं कोई एक्सेप्शन, आईपीसी हो, बीएनएस हो या कोई अन्य एक्ट हो, प्रोविजो में आप आते हैं, परंतुक में आते हैं, एक्सेप्शंस में आप आते हैं, आपको साबित करना है। मर्डर का एक एक्सेप्शन हम जानना चाहेंगे अपने सर 101 पहले किससे जानना चाहेंगे? फिर सुन तो ला, आगे आगे। अच्छा चलो तुम्हें बता दो शुरू।
सर मर्डर का एक्सेप्शन कौन सा है? 101 और 103 सर। 101 क्या होता है? अरे 100 सर, 100 और 103 क्या होता है सर। मतलब एक्सेप्शन क्या है इसका? इसका यही है कि सर अगर अब मतलब आप पे कोई हमला हो, मतलब उसके बचाव के उस पर आपने कुछ किया है, अब मुझे क्लियर नहीं, लेकिन ये मैं नहीं क्लियर तो बता, पूछ रहे हैं तो क्लियर जो आपका वो बताइए। सर मतलब कि आप अपनी अब रक्षा के लिए कोई शस्त्र उठाए, कोई कार्य करे, तो वो जनरल एक्सेप्शन के तहत, ये जैसे तो जनरल एक्सेप्शन हो गया ना भाई मेरे। हाँ। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो आप बता रहे हैं, ये हमको तलवार लेके मारने दो नहीं, हमने गोली से इनको मार दिया, ये तो वो हो गया। हत्या एक जो अपराध है उसका कोई एक्सेप्शन है क्या? वो हत्या नहीं है, वो तो जनरल एक्सेप्शन है, वो तो अपराध है नहीं है। जो आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कार्य किया वो अपराध ही नहीं है, और हत्या मर्डर इट्स एन ऑफेंस। सर आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए दोनों। क्या चीज बताओ? क्वेश्चन आप क्या पूछने? क्वेश्चन ये है कि मर्डर एक अपराध है, ऑफेंस है, हाँ क्या इस ऑफेंस का कोई एक्सेप्शन है क्या? जब मर्डर अपराध नहीं हुआ। हाँ हाँ, सदोष मानव मतलब 299 सर, 299 सदोष मानव और आपराधिक मानव और हत्या को जब उसमें डिफाइन की, मतलब कि मैंने ये मुझसे अचानक हो गया सर, वो तो यार सदोष मानववध एक अपने में अपराध है। आईपीसी जैसा सब्जेक्ट आप बताइए जो आता हो। याद ही नहीं। याद कंफ्यूजन पता तो सर हम घूम रहे खुद के। यार इसका पहला एक्सेप्शन था मर्डर का, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अचानक गंभीर प्रकोपन। प्रकोपन, वही सर वही नहीं वही नहीं बताता, आप इधर उधर बतिया रहे हैं कि अचानक गंभीर प्रकोपन, उसके एक्सेप्शंस हैं मर्डर के। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज एक्सेप्शन ऑफ मर्डर। हम जब पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि आपका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं हो जाएंगे। यू मे कम विद इन द एम्बिट ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड, बट दैट वुड नॉट बी मर्डर। नानावती वाला केस है कि नानावती वाला उसने वो एक्सेप्शन लिया था, बताओ सर। भले वो नहीं हैं? हो गया। ये एक्सेप्शन अटैच टू 300 लिखा है। जी अचानक वही थी ना, अचानक गंभीर प्रकोपन सर। अरे तो हम बता दिए, तो है रिपीट करवा कैसे? सर याद लीजिए नहीं, 300 खोलो इसमें आईपीसी। रिमाइंड कर पाएंगे नहीं हम अभी हम लोग पढ़ा कुछ रहे हैं ना, दंड संहिता, इसी में 300 खोलो। इसके 5 है सर, 5 इसके भी 5 है। हाँ है। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन है सर। उस कावे के द्वारा अचानक गंभीर प्रकोपन और है सर। पहला एक्सेप्शन क्या 300 का? acquittal can be proper। अरे यार 300 सेक्शन खोलो ना, जी जिसमें डेफिनेशन है। when culpable homicide is not murder। वो तो सर हम बता दें, सेक्शन हमें इधर लाओ, हमारे पास लाओ। so वही तो है self control and grave provocation। एक्सेप्शन बन गए तो ना, जी वही पढ़ रही थी मैं। ये पहला है व्हेन जी। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। ठीक है, जी culpable homicide is not murder if the offender, whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। आपने प्रोवोक किया तो आपकी डेथ कॉज हो जाए, या आपके साइड में बाय मिस्टेक कोई आपका बच्चा है ये है उसके साथ हो जाए ऐसा, जी तो दिस इज नॉट मर्डर, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। इसी प्रकार के और एक्सेप्शंस, इधर आइए, यही आवाज, ये थर्ड एक्सेप्शन है, जी ये फोर्थ एक्सेप्शन है, ठीक है, ये फिफ्थ एक्सेप्शन है, और ये सेकंड एक्सेप्शन है। जी मर्डर के 5 एक्सेप्शंस हैं।
अपवाद हैं अलग से। और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पहला, उसमें भी कई चीजें हैं। अचानक एवं गंभीर प्रकोप, मतलब कोई अब बैठा हम क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिए। जी। आप लोगों का थोड़ा आईपीसी भी रिवाइज होता है ना, थोड़ा ही होगा ये। हमारी आदत है कि हम पूछते हैं, पूछने का मतलब सिर्फ बताना होता है। हमारा ये कहने का अर्थ है कि अगर मान लिया जाए कि आपने प्ली लिया कि सर ये जो मैंने मर्डर किया, ये जो हत्या पर हम पर आरोप लग रहा, मैंने डेथ कॉज की, दिस वॉज बेस्ड ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अत्यधिक प्रकोपित था और अचानक था, जो के एम नानावती के केस में वेल डिफाइंड है। जी। जहाज से आने के बाद वो उसकी अलग एक कहानी है। तो अगर आपने ये एक्सेप्शन, जी। सुन ले यार, मत लिखा ना हमने, अगर ये एक्सेप्शन आपने न्यायालय में डिफेंस के रूप में लिया, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है? जो डिफेंस में। अगर आप किसी यही कह रहा है जनरल एक्सेप्शन या किसी एक्सेप्शन या किसी प्रोविजो परंतुक में लगा हो सेक्शन के, इसीलिए हमने आपसे मर्डर का पूछा। एक नहीं, 5 एक्सेप्शन है उसमें। जी। उसका अगर आपने कोई भी एक्सेप्शन को क्लेम किया तो इट इज योर ड्यूटी टू प्रूव इट। बर्डन लाइज ऑन द पर्सन हु क्लेम्स द एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी और एनी अदर लॉ जी। का कोई सेक्शन। ये 5 रूल हो गए बाबू, जी। ठीक है। इसका जरा सा पहला पढ़ लीजिए तो, इलस्ट्रेशन आप पढ़िए एक। A accused of murder alleges that by reason of unsoundness of mind, he did not know the nature of the act. The burden of proof is on A. अगर आप कहते हैं कि हम उस समय अनसाउंड माइंड के थे, हम ये समझ पाने में असमर्थ थे अपनी अनसाउंडनेस के कारण से कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो न्यायालय इसको एब्सेंट मानती है। जी। न्यायालय मानेगी नहीं, नहीं समझ है आपको, आप चाहे जितने बड़े पागल हो, रजिस्टर्ड पागल हो, तो आपको ये पागलपन साबित करना पड़ेगा। और पागलपन के साथ में ये भी साबित करना पड़ेगा कि पागलपन की डिग्री इतनी ज़्यादा थी कि हम इस चीज़ को जज कर पाने में, डिस्टिंग्विश कर पाने में असमर्थ थे। जैसे मैनिक फेजेस भी आते हैं तो हाँ, उस टाइम पे फेज होना उस जरूरी है। दैट पर्टिकुलर टाइम आप इस ग्रेविटी के पागल थे, जी। ठीक है। यहाँ पे प्रिजम्पशंस में और इसने क्या कोर्ट को कह दिया, कोर्ट इस बात को मानेगी नहीं कि आप ऐसा थे, इसकी एब्सेंस को प्रिज्यूम करेगी, ठीक है। जी। अगर आपने कहा कि हम 5 साल के बालक थे और मेरे से ये वारदात हो गई डोलिन के अपेक्स में, आप भले सुनिए, आप न्यायालय के सामने खड़े हैं कि हुजूर देख लीजिए, कोर्ट इसको नहीं मानेगी। कोर्ट कहेगी कि इसका सबूत चाहिए, चाहे आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट मांगिए, चाहे आप जो भी मांगिए उसका। ये नहीं कि अपरेंट ऑन द फेस लग रहा है कि 5 का होगा, यू हैव टू प्रूव इट। कोर्ट इसका एब्सेंस मानती है। हाँ, अगर क्लियर कट ये लगता है कि नवजात शिशु है तो बर्थ सर्टिफिकेट दिया, ये लैब चाइल्ड है, मान लिया जाए कोई बड़े बच्चे को ही गोद में उठा के लेके आ जाए, व्हाट आई मीन टू से, कोर्ट इसकी एब्सेंस मानेगी और आपको साबित करना। नेक्स्ट पढ़िए जल्दी से। A accused of murder alleges that by grave and sudden provocation he was deprived of the power of self-control. The burden of proof is on A. तुम्हारा 300 का बता दिए, 300 का एक्सेप्शन है, अभी 100 में चेक कर लेना आईपीसी का है। ग्रेव एंड सडन था कि नहीं था, ये आपको साबित करना है। किसी भी एक्सेप्शन में आप आते हैं तो एक्सेप्शन के अलावा कोई भी प्रोविजो है प्रोवाइडेड करके जो लिखा रहता है, या किसी अन्य एक्ट में भी ऐसा दिया हुआ है तो हाँ, नेक्स्ट पढ़ दीजिए। Section 117 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 provides that whoever, except in the case provided
for subsection 2 of section 122 voluntarily causes grievous hurt shall be subject to certain punishments. A is charged with voluntarily causing grievous hurt under section 117. The burden of proving the circumstances bringing the case under subsection 2 of section 122 lies on A. वॉलेंट्री कॉजिंग है, विद कंसेंट है, उसमें कई हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी इतना सारांश समझ लेना है कि अगर आप चाहते हैं कि इस सेक्शन के बजाय इस सेक्शन में हमारा केस चले जिसमें थोड़ी पनिशमेंट कम है जी। तो ये आपको साबित करना पड़ेगा इसमें क्यों चले। जी। घुमा फिरा के बात कहाँ आई है, इसने कहा वो प्रूफ कर, जो कहे वो साबित करे। जी। ये 5 रूल हैं, अलग अलग टुकड़ों में बना दिए गए हैं जी। लेकिन अगर इनका सारांश और निचोड़ देखेंगे तो वो पाइवट कभी भी हिलता नहीं है। जी। जो कहे वो साबित करें। जी। आपने कहा हम इससे एक्सेप्शन में आते हैं, आप साबित करो, बर्डन आप पे लाई करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इसका पलटेगा मामला, थोड़ा सा, बहुत नहीं, उसको एक्सेप्शन कहा जाता है। इफ एनीथिंग, सुन लीजिए, अगर कोई भी चीज आपके माइंड में स्पेशल नॉलेज में है, जैसे कि रेलवे का जो टीटी है, टीटी ने आपको बेटिकट पकड़ लिया, ठीक है, यू वेर फाउंड विदाउट टिकट इन द ट्रेन, वो मैजिस्ट्रेट के पास आपको ले गया, तो वो ये कह रहा है कि ये बिना टिकट पकड़े गए, कायदे से उसे साबित करना चाहिए। लेकिन परचेज ऑफ द टिकट इज वेल विद इन योर नॉलेज, स्पेशल नॉलेज में आपके है कि आई हैड परचेज्ड इट। ठीक है, ये पहले की बात है। अब तो मान लो ऑनलाइन आप दिखा दें, वो कर दें, वो अलग बात है, अगर लॉस्ट हो गया तो। अगर आपने वो पुराने टिकट खरीदे थे, ये आपकी नॉलेज में है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आई वॉज विद वैलिड टिकट। क्या कुछ सबको उल्टा नहीं सर, सबको उल्टा हो गया, जो कहेगी जो पकड़ा जाए वो साबित करे। नहीं, स्पेशल नॉलेज में है, ठीक है। जी। तो ये देखो 104 आपने पढ़ा जो 101 था जी। 105 पढ़ा वो 102 था, ठीक है जी। 106 पढ़ा वो 103 था, और 107 पढ़ा ये 104 था, और 108 पढ़ा ये 105 था। जी। ये जो सीरियटम में है और जितनी चीजें हैं, बस उसमें आईपीसी की धारा लिखी तीसरे में, उसमें बीएनएस की है, बाकी एज इट इज हैं सब, ठीक है। अब 109 जरा सा देखें, इसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, लेकिन फिर तुम्हें बताएंगे अगर बहुत डीपली जाएंगे फिर वही बात आएगी। हाँ, क्योंकि जिसकी नॉलेज में है वो ही प्रूफ करेगा। नहीं, नॉलेज में नहीं कह नहीं रहा, ही वो एसर्ट नहीं है। चलिए पढ़ लीजिए। Burden of proving facts, especially within knowledge. When any fact, especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. Is upon him. अगर कोई स्पेशल नॉलेज में है चीजें, ठीक है, इसको जरा सा फिर से पढ़िए। Burden of proving facts, especially within knowledge. When any fact is specially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. Especially within the knowledge of any person, इसको रंग लीजिए, बर्डन उसी पे होगा। जी। हाँ, इलस्ट्रेशन पढ़िए। Illustrations A. When a person does an act with some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him.
किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से है। अगर कोई एक्ट, कोई काम आपने एक पर्टिकुलर इंटेंशन से किया है, गलत। हाँ, तो वो इंटेंशन तो दूसरा नहीं, आपको साबित करना होगा। जैसे बंदूक का गलत इस्तेमाल कर, किसी भी आशय से आपने जैसे कहा कि साहब ये आप हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, मेरा ये ऐसा नहीं था, हम शादी ब्याह में थे, गोली ऐसे चल गई, कुछ भी है नहीं, हमने इस इंटेंशन से नहीं किया है, तो इंटेंशन आपको साबित करना पड़ेगा जी। हाँ। नेक्स्ट, B. A is charged with traveling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is on him. he had a ticket is on him, जी। क्योंकि इट इज़ वेल विद इन हिज नॉलेज। ये तब की बात थी, हालांकि इसको हमारे विचार से अमेंड कर देना चाहिए। आजकल टिकट करते हैं, इस पे भी रहता है IRCTC जाने क्या क्या, लेकिन वो समझाने के लिए है, समझाने के लिए है कि आपने टिकट खरीदा, यू आर फाउंड विदाउट टिकट बाय द TT। TT क्या होता है? क्या होता है जी? हाँ सर, TT क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पता, बट टिकट चेक करें। बड़ा मुश्किल है तो जी के। हाँ, हम तो सर इसका पूरा अलग ही फुल फॉर्म निकालते जा रहे हैं। किसका? ट्रेन एग्जैक्ट निकल रहा है TT का फुल फॉर्म। TT मतलब जनरली जो भाषा ही कह रहे हो, तो मुझे हम लोग को नॉलेज में यही है कि नहीं, नॉलेज में क्या है, गलत है सब, नॉलेज में सब गलत है, सब गलत है। आप लोग इतना ट्रेन में चलते हैं, हम चलते नहीं सर। कभी ट्रेन में नहीं चले? चले तो खुद, जब तक चले तब तक टिकट नहीं लेके चलिए। अभी हम तुम्हारा हमेशा व्यस्त रहता है।